हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हेमाटोलॉजी के हेमाटोपोएटिक सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, तो ये जो हेमाटोपोएटिक सिस्टम है ये जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा हेमाटोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा। हेमाटोपोएटिक सिस्टम कौन सा सब्जेक्ट का अंदर आता है, हेमाटोपोएटिक सिस्टम के अंदर कौन सा चीज़ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोगों का आज का टॉपिक हेमाटोपोएटिक सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये जो हेमाटोलॉजी है, हेमाटोलॉजी का अंदर आता है हेमाटोपोएटिक सिस्टम। हेमाटोलॉजी का अंदर में क्या है, हेमाटोलॉजी क्यों हम लोगों को दरकार है, हेमाटोलॉजी का अंदर आता है भाई हेमाटोलॉजी क्यों दरकार है, हेमाटोलॉजी क्या है। हेमाटोलॉजी है स्टडी ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स एंड कोआगुलेशन। इसके अंदर जो मतलब क्या है, ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है, मतलब सेलुलर लिक्विड जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड उसका प्रिकॉर्सर सेल, मतलब कौन सा सेल से वो जो ब्लड कंपोनेंट्स है कहाँ से प्रोडक्शन होता है, तो उसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। जानता है हेमाटोलॉजी से और क्या जानते हैं, वो जो सीरम और प्लाज्मा है उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये जो हम लोगों को जो ब्लड कंपोनेंट्स है इसका फंक्शन में व स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या क्या काम आता है, क्या कैसे काम में आता है, तो इसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। हेमाटोलॉजी से हम लोग जान पाते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है जो ब्लड के अंदर जो हम लोग क्या है, ब्लड के अंदर जो कोआगुलेशन फैक्टर एंड प्लेटलेट्स है, वो जो कोआगुलेशन फैक्टर एंड प्लेटलेट वो क्या करता है, वो ब्लड कोआगुलेशन में कैसे काम करते हैं, एक साथ में कैसे काम करते हैं, ये सब हम लोग जान पाते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ये हेमाटोलॉजी का अंदर, हेमाटोलॉजी ये जो सब जो काम जहाँ पर होता है इसको जो लेबोरेटरी में होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो हेमाटोलॉजिकल लेबोरेटरी क्या है, हेमाटोलॉजिकल लेबोरेटरी है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो लेबोरेटरी में ब्लड कॉम्पोनेंट लेके उसका ब्लड कॉम्पोनेंट, उसका टोटल कॉन्सेंट्रेशन, उसका हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ब्लड आरबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, वो स्लाइड बना के, स्मेयर बना के स्लाइड, उसका मॉर्फोलॉजी जो स्टडी करता है जो लेबोरेटरी में, उसको हम लोग हेमाटोलॉजिकल लेबोरेटरी कहते हैं। इसके बाद आता है जो ब्लड, इसके बाद आता है ब्लड क्या है, ब्लड एक तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। एक क्या करते हैं फ्रेंड्स, एज यूजुअल क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब है सॉलिड और फाइबरस होता है, लेकिन ये क्या है, इसका स्पेशलाइज्ड क्यों है, लिक्विड है। लिक्विड कैसे काम करता है, ये क्या करता है, ऑर्गन बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन है इसके अंदर क्या है, कनेक्शन करता है, तो इसलिए इसको स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट एंड येलो कलर एक तो फ्लूइड है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तो ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग जो हायर सेकेंडरी लेवल में जो साइंस का प्राइमरी लेवल में हम लोग सीखा था क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा बॉडी में ये जो हेमाटोलॉजी में हम क्या जान पाते हैं, हमारा बॉडी में कितना ब्लड रहता है। तो ब्लड रहता है हम लोगों का जो बॉडी वेट है उसका 8%, मतलब एक तो 50 किलो वेट का परसेंट का अंदर कितना बॉडी ब्लड होना चाहिए, 50 किलो मतलब 4000 ml और 4 लीटर ब्लड रहना चाहिए। ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स यह है क्या, टोटल बॉडी के 8% होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने का बाद है, क्योंकि एक क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में आता है, जो कितना ब्लड रहना चाहिए हम लोगों को, टोटल बॉडी जो वो बॉडी का जो वेट है उसका 8%, और नहीं तो 70 किलो हम लोगों का क्या है, एवरेज वेट पकड़ के चलते हैं, जे 70 किलो जिसका वेट है वो स्टैंडर्ड वेट, तो उसका कितना अमाउंट ब्लड रहना चाहिए, 5600 ml, मतलब 5.6 लीटर ब्लड रहना चाहिए। और एक तो चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो हम लोगों का जो ब्लड है, देखिए यहाँ पर जो पिक्चर में हम देखा है, जो ब्लड है टोटल एक तो टेस्ट ट्यूब में हम लोग ब्लड लेगा, ब्लड में क्या है कंपोनेंट, देखिए आरबीसी नीचे चला गया, उसके अंदर है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उसके ऊपर है प्लाज्मा देखिए येलो कलर का फ्लूइड है, आरबीसी नीचे चला गया, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट मिडिल में रह गया। तो ये जो सॉलिड पार्ट कितना है और लिक्विड पार्ट कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपको माने याद में ही रखना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। सॉलिड पार्ट कितना है, सॉलिड पार्ट है 46% एंड लिक्विड पोर्शन कितना है 54%।
और एक तो चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो लिक्विड पोर्शन है हम लोगों का 54% है, 54% के अंदर कितना लिक्विड है, उसके अंदर कितना सॉलिड है, कितना वाटर है, 90% वाटर है, 10% सॉलिड है। तो ये गया हम लोगों का ब्लड के बारे में थोड़ा जानकारी। इसके बाद आता है ब्लड फंक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लोगों को ब्लड के फंक्शन हम लोग जानते हैं, तो हम क्या क्या प्राइमरी एक तो कॉन्सेप्ट देने के लिए ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है रेस्पिरेशन, क्या में ये वाइटल फास्ट काम क्या होता है ब्लड का, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब क्या है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन पकड़ के लंग में ले जाता है, लंग में वो ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन क्या करता है, और लंग में क्या है, लंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के बाहर ले आता है थ्रू लंग्स, मानो नेजल नॉस्ट्रिल से बाहर कर देते हैं। तो ये रेस्पिरेशन का काम करता है। एक्सक्रीशन क्या है, हम लोग किडनी, स्किन एंड लंग में जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, ये बाहर ले आते हैं। ये क्या करता है, ब्लड क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस करता है, वाटर बैलेंस रेगुलेशन करता है, बॉडी का टेम्परेचर ये पकड़ के 37 डिग्री सेंटीग्रेड पकड़ के रखता है। देख ये लेकिन ब्लड का बहुत वाइटल फंक्शन है। अगर ये टेम्परेचर अगर कम बेशी ज़्यादा कम हो जाएगा तो हम लोगों का बॉडी का एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, हार्मोन, विटामिन एंड वेराइटीज सॉल्ट क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वेराइस ऑर्गन में। और एक तो क्या करते हैं हम लोग मेटाबॉलिक जो सब्सटेंस है, अमाइनो एसिड, माइक्रो मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड, ये क्या करते हैं ब्लड से इंटेस्टाइन से जब एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करता है वो क्या करता है सेल के अंदर ले जाता है, वहाँ पर जाके ये मेटाबॉलिज होके ये एटीपी निकल के हम लोगों को जो एनर्जी मिलता है। और एक तो काम क्या करता है, ये ब्लीडिंग स्टॉप कर देता है, क्योंकि ब्लड के अंदर कोआगुलेशन फैक्टर रहता है, वो कोआगुलेशन फैक्टर ब्लड क्लॉट कर देता है। और एक तो काम क्या है, और एक तो खूब बहुत बढ़िया काम करता है ब्लड। सभी देखिए बढ़िया काम है, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम है क्योंकि ये क्या करता है, अगर कोई हम लोगों को बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी मतलब बैक्टीरिया वायरस घुस जाते हैं तो क्या करता है, वो घुसने के पहले ही बाद ही क्या करता है ब्लड क्या करता है, उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी मतलब उसके अगेंस्ट एक तो डिफेंस मेकानिज़म प्रोडक्शन कर देते हैं। तो उसके तो क्या होता है, तो वो जो फॉरेन बॉडी घुसा है उसके अगेंस्ट में वो लड़ाई करते हैं। तो ये है ब्लड के फंक्शन। तो इसके बाद आएंगे हम लोग हेमाटोपोइटिक सिस्टम के बारे में, मतलब हम लोगों को जो आज का जो टॉपिक है। तो पेरेंट चलिए, तो हम लोगों को तो पहले हम लोगों को हेमाटोलॉजिकल लेबोरेटरी, ब्लड का फंक्शन, ब्लड का कंपोनेंट्स के बारे में प्राइमरी कॉन्सेप्ट हो ही गया। तो उसके बाद आता है हेमाटोपोइटिक सिस्टम। तो हेमाटोपोइटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या है, तो फ्रेंड्स हेमाटोपोइटिक सिस्टम का अंदर है, देखिए हेमाटोपोइटिक सिस्टम का अंदर है जो ब्लड कंपोनेंट्स है उसका डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन। ये है हेमाटोपोइसिस का अंदर। देखिए फ्रेंड्स हेमाटोपोइसिस के हम क्लासीफाई किया है प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तो ये तीन स्टेज के बारे में हम लोगों को जानने से क्या होगा, हम लोगों को हेमाटोपोइसिस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रोडक्शन। और एक तो चीज़ ध्यान में देना चाहिए फ्रेंड्स, देखिए आरबीसी कैसे स्ट्रक्चर है, देखिए गोल गोल होता है। डब्ल्यूबीसी कैसा है, मतलब डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट देखिए वेराइटीज टाइप होता है। हमें यहाँ पर एक दो को पिक्चर दिखाया है आप लोगों को। और थ्रोम्बोसाइट क्या है, देखिए ये जो छोटा नीला कलर का जो बिंदु दिख रहा है ये है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहेंगे, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहेंगे और एरिथ्रोसाइट आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहेंगे। और प्रोडक्शन के रिलेटेड क्या है, आरबीसी प्रोडक्शन होने का प्रोसीड्यूर के क्या कहेंगे, एरिथ्रोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन होने का प्रोसीड्यूर के क्या कहेंगे, ल्यूकोपोइसिस। एंड प्लेटलेट प्रोडक्शन होने का प्रोसीड्यूर का हम लोग कहेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। इसके बाद आएगा प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी। तो देखिए प्रोडक्शन क्या क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट कहाँ से प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में बताया। देखिए कहा है, हम लोग जब वेराइटी स्टेज में रहते हैं, इंटरयूटेराइन में एक तो स्टेज होता है, उसके बाद जब हम लोग इंटरयूटेराइन से बाहर आता है कई एनिमल, जब एनिमल बाहर माने हम लोग बाहर आते हैं तो उसके बाद भी प्रोडक्शन कहाँ से होता है। तो पहले देखिए हम लोग जब फीटस स्टेज में रहता है तो उस टाइम ब्लड कहाँ से प्रोडक्शन होता है, मेसोडर्म ऑफ ईओक सैक से। जब हम लोग इंटरयूटेराइन स्टेज में मतलब 2 to 7 मंथ का उम्र होगा हम लोगों का, तब कहाँ से प्रोडक्शन होगा, पोएसिस होगा लिवर एंड स्प्लीन से।
और आफ्टर 3 मंथ्स के बाद कहाँ से होगा, बोन मैरो से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए जो फेटस स्टेज एंड ये जो अप टू 2 मंथ्स ये कहाँ से होता है, मेसोडर्म ऑफ यॉर्क सैक, लिवर एंड स्प्लीन। तो फ्रेंड्स 2 to 7 मंथ क्यों लिखा है, अगर 2 to 7 मंथ है मतलब यहाँ पर जो ब्लड कंपोनेंट है ये सब कंपोनेंट 2 मंथ के अंदर ख़त्म नहीं होता है, कई 4 मंथ 7 मंथ के अंदर भी प्रोडक्शन होता है। तो हम लोगों का जब उम्र 4 to 7 मंथ होता है तो उसके अंदर भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर जनरली हम लोगों के क्या होता है 3 मंथ के बाद ही बोन मैरो प्रोडक्शन होता है। कई कंपोनेंट्स हम लोगों को, कई एलिमेंट्स हम लोगों को लिवर एंड स्प्लीन में होता है, तो इसलिए 2 to 7 मंथ लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, याद में रखिएगा जी, ये फेटस स्टेज में जब हम लोग रहते हैं तो कहाँ से पोएसिस होता है, मेसोडर्म ऑफ यॉर्क सैक 2 to 7 मंथ जहाँ से लिवर एंड स्प्लीन से ना, उसके बाद बोन मैरो से। तो जब हम लोगों को ब्लड बोन मैरो में प्रोडक्शन होगा तो इसको कहेंगे हम लोग मेडुलरी हेमाटोपोएसिस। और जब बोन मैरो के बाहर प्रोडक्शन होता है मतलब इंटरयूटेरिन स्टेज में मतलब 7 मंथ तक, तो उस टाइम हम लोगों को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोएसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो मेडुलरी हेमाटोपोएसिस क्या है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोएसिस क्या है, तो हम लोगों को गड़बड़ हो जाता है मेडुलरी हेमाटोपोएसिस एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोएसिस के बारे में। मेडुलरी हेमाटोपोएसिस मतलब है बोन मैरो से प्रोडक्शन, और एक्स्ट्रा मेडुलरी मतलब बोन मैरो के बाहर मतलब मेसोडर्म ऑफ यॉर्क सैक, लिवर एंड स्प्लीन। उसके बाद आता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम बोला था क्या, प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पता कर लिया। इसके बाद आता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट के बारे में बोला है, ये डेवलपमेंट के तीनों को स्टेज में आता है। पहले क्या होता है डेवलपमेंट, कैसे प्रोडक्शन होता है, कहाँ से प्रोडक्शन होते हैं, प्रीकॉर्सर सेल। उसके बाद वो जो डेवलपमेंट, वो जो प्रोडक्शन हो गया उसके बाद उसका क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मैच्योरेशन होना पड़ेगा, उसके बाद वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में आएगा। तो प्रीकॉर्सर सेल क्या है, हेमाटोपोएसिस होने के लिए जो प्रीकॉर्सर सेल दरकार हो, प्रीकॉर्सर सेल क्या है, टोटोपोटेंट स्टेम सेल। फ्रेंड्स ब्लड कंपोनेंट है उसका प्रीकॉर्सर सेल मतलब वो कहाँ से तो तैयार होता है, मतलब कहाँ से वो प्रोडक्शन होते हैं, वो है प्राइमरी सेल है टोटोपोटेंट स्टेम सेल। ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन, इसके लिए क्या क्या दरकार है, इसके लिए हम लोगों को विटामिन B12, फॉलिक एसिड ये दरकार है। क्यों, डीएनए सिंथेसिस, सेल डिवीजन के लिए, क्योंकि नहीं तो ये फंक्शनल एंड मैच्योरेशन नहीं होगा। इसके बाद क्या है, पेरिफेरल में जाता है, पेरिफेरल में जाने के बाद वो उसका काम करता है, जिसका जो काम है, जो एलिमेंट का जो काम है वो करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को देखिए फ्रेंड्स, ये जो हेमाटोपोएटिक सिस्टम में बहुत बड़ा एक तो वास्ट सिलेबस है, लेकिन हम लोगों की इतना जानकारी दरकार नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो एग्ज़ाम के लिए दरकार है वही हम बता रहे हैं, और जो हम लोगों को प्राइमरी कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो हम बोल दिया। तो ये हम लोगों को अगर जानकारी रहेगा तो हम लोगों को काम चला जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, एक एक करके हम बोलेंगे। ये हेमाटोपोएसिस के अंदर जो ये है आपका एरिथ्रोपोएसिस है, ल्यूकोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस, इसके बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं। तो एरिथ्रोपोएसिस क्या है, फिर एरिथ्रोपोएसिस मतलब क्या, आरबीसी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पिक्चर दिखाए, ये जो आरबीसी का पिक्चर है ये है आरबीसी। और इसे एरिथ्रोपोएसिस मतलब क्या, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन होने के प्रोसीड्यूर को हम लोग क्या कहेंगे, एरिथ्रोपोएसिस। ये क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, अप टू 3 मंथ्स जब हम लोग इंटरयूटेरिन स्टेज में रहते हैं तो कहाँ से वो प्रोडक्शन होता है, मेसोडर्म ऑफ यॉर्क सैक से। 3 to 5 मंथ्स क्या होता है, लिवर एंड स्प्लीन से होता है। ये स्टेज का हम लोग क्या कहेंगे, हेपाटिक स्टेज, क्योंकि ये लिवर से प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे हेपाटिक स्टेज। और यह स्टेज के एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोएसिस कहेंगे, एक्स्ट्रा मेडुलरी स्टेज कहेंगे जब हम लोग यॉर्क सैक से होता है। और जब लिवर से होता है तो उसको हम लोग कहेंगे हेपाटिक स्टेज। और माइलॉइड स्टेज क्या कहेंगे, जब बोन मैरो से प्रोडक्शन होगा तब हम लोग उसको स्टेज को हम लोग माइलॉइड स्टेज कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये है एरिथ्रोपोएसिस का, कहाँ से एरिथ्रोपोएसिस कौन सा स्टेज में कहाँ से प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड रिलीज इनटू पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। तो क्या होता है, सेवरल स्टेज में ये डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होता है। पहले एक क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, कहाँ से, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल से, और नहीं तो टोटोपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल भी जो है वो टोटोपोटेंट स्टेम सेल भी एक ही है। तो वहाँ से क्या होता है, कॉमिटेड स्टेम सेल, प्रोजेनिटर सेल, ब्रास फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड
एरिथ्रोसाइट। फ्रेंड्स ये है हम लोगों का एरिथ्रोपोइसिस का प्रोडक्शन होने का वैरायटी स्टेज। कहाँ से प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर जाके ये सेल हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये है एरिथ्रोपोइसिस। फ्रेंड्स यहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस का डेवलपमेंट, यहाँ पर हम लोगों को 3-4 को पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, तो वही हम बता रहे हैं अभी। यहाँ पर एक तो चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2-3 को पॉइंट हम लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए हम लोगों को आता है। यहाँ पर क्या है, आरबीसी का फास्ट प्रोजेनिटर सेल क्या है। देखिए फ्रेंड्स ये तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, एकदम यह है प्रोजेनिटर सेल, लेकिन आरबीसी ये जो कॉमन है, ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से सब सेल प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन ये जो वैराइटीज ब्रांच हो गया, यहाँ से कौन सा स्टेज के बाद आरबीसी प्रोडक्शन होता है। तो फास्ट प्रोजेनिटर सेल आरबीसी का क्या है, ये जो ब्लास्ट फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट, यहाँ से क्या है, ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कमिटेड प्रोजेनिटर सेल है कॉमन, ये जो ब्लड का जो कंपोनेंट जो सेल है यहाँ से, तो लेकिन सबका एक ही है। इसके बाद क्या होता है, डिफाइंड हो जाता है। तो आरबीसी का फास्ट प्रोजेनिटर सेल क्या है, ब्लास्ट फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट। फास्ट मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल ये क्या है, फास्ट मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइज सेल कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकली जहाँ से मॉर्फोलॉजिकल हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आरबीसी शुरू होगा। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट, यह है ए ब्लास्ट फॉर्मिंग यूनिट है क्या, मॉर्फोलॉजिकली फास्ट प्रोजेनिटर सेल आरबीसी का। और मॉर्फोलॉजिकली डिटेक्टेबल स्टेज कौन सा है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट। फिर इसे ध्यान में दीजिएगा, ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक तो टर्म है, ब्लास्ट फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट। और एक तो स्टेज है रेटिकुलोसाइट, कौन सा स्टेज के बाद रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन होता है, रेटिकुलोसाइट प्रोड्यूस होता है, ये है लेट इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ये जो तीनों को क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल स्टेज कौन सा है आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट का, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। फास्ट रिकॉग्नाइजेबल स्टेज कौन सा है, ब्लास्ट फॉर्मिंग यूनिट। रेटिकुलोसाइट का, रेटिकुलोसाइट कौन सा स्टेज से प्रोडक्शन होता है, कौन सा स्टेज के बाद डेवलपमेंट होता है, लेट इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। और एरिथ्रोसाइट का प्रीवियस स्टेज क्या है, रेटिकुलोसाइट। तो फ्रेंड्स ये जो 4 को पॉइंट बताए, ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आता ही है। इसके बाद क्या है, ये जो आरबीसी जो एरिथ्रोसाइट हुआ है, इसका एरिथ्रोसाइट जो प्रोडक्शन हो गया है, इसका जो किया है, इसका लाइफ स्पैन कितना दिन है, इसका लाइफ स्पैन है फ्रेंड्स, देखिए इसका लाइफ स्पैन है 120 दिन। ये फंक्शन एरिथ्रोपोइसिस होने के लिए क्या क्या कौन सा फैक्टर हम लोगों को दरकार होता है, एरिथ्रोपोटिन दरकार होता है, आयरन, विटामिन B12 ये सब दरकार होता है। तब एरिथ्रोपोटिन कहाँ से आता है फ्रेंड्स, किडनी से आता है। आयरन, अगर जिसका किडनी खराब है, मतलब जिसका डायलिसिस हो रहा है, व जितना CKD पेशेंट, उसका क्या है आरबीसी, लेकिन आरबीसी का वॉल्यूम कम है, हीमोग्लोबिन कम है। आयरन डिफिशियंसी इसका होगा, आयरन दरकार है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, अगर आयरन कम हो जाएगा तो इस दरकार नहीं है, तो आरबीसी डेवलपमेंट कम हो जाएगा, मतलब रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो एरिथ्रोपोटिन, आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, ये क्या है, ये एरिथ्रोपोइसिस का एनकरेज करता है। ये है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, मतलब ये एरिथ्रोपोइसिस बढ़ाता है, कमाता है कौन, डिक्रीज करता है कौन कौन, एक्सरे करता है, सम ड्रग करता है, और क्या होता है, ये जो एक्सरे एंड ड्रग है ये क्या करते हैं, एरिथ्रोपोइसिस को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अगर हम लोगों को कैसे हम लोगों को पता चलेगा जो वो ब्लड एरिथ्रोपोइसिस अभी कम हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा अगर हम लोग पेरिफेरल ब्लड में अगर रेटिकुलोसाइट काउंट करेगा, तो अगर रेटिकुलोसाइट ज़्यादा रहेगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा जे हम लोगों को ब्लड फॉर्मेशन अभी कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये है एरिथ्रोपोइसिस के बारे में आप लोगों को छोटा जानकारी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस मतलब क्या है, WBC प्रोडक्शन के हम लोगों को ल्यूकोपोइसिस कहेंगे। ल्यूकोपोइसिस मतलब क्या है, ल्यूकोसाइट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन एंड पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में जाने का स्टेज होता है, इसको हम लोग ल्यूकोपोइसिस कहेंगे। तो ल्यूकोपोइसिस के अंदर क्या क्या आएगा, ल्यूकोपोइसिस के एक तो सीरीज के अंदर होता है, इसका क्या है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश किया है। ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या आता है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या आता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लिम्फोसाइट का क्लासिफिकेशन है, लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। तो ये है
हम लोगों का क्या है, ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस के अंदर कौन सा सेल है वो है उसके बारे में हम ये जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में देखा है। इसके बारे में हम इसके बाद हम डिस्कस करें डिटेल्स में। ल्यूकोपोइसिस लाइफ स्पैन क्या है, मतलब वो जो WBC है, WBC का लाइफ स्पैन कितने 13 से 20 दिन, मतलब 13 से 20 दिन डिफाइंड है। न्यूट्रोफिल का अलग है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट सब अलग अलग है। तो वही एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूट्रोफिल, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या है WBC के बारे में, टोटल WBC के बारे में बताया है। WBC प्रोडक्शन होने का प्रोसीड्यूर को हम लोग को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल, यूसोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये जो पार्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो लास्ट में जो पार्ट देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग कहाँ से कौन सा स्टेज के बाद कौन सा स्टेज प्रोडक्शन होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बोल रहे हैं। तो पहला आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है, न्यूट्रोफिल का प्रीकॉर्सर सेल क्या है, माइलोब्लास्ट। फ्रेंड्स ये ध्यान में दीजिएगा, ये माइलोब्लास्ट है न्यूट्रोफिल का प्रीकॉर्सर सेल। और क्या है, डेवलपमेंट कैसा है, देखिए प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, कमिटेड स्टेम सेल, प्रोजेनिटर सेल। देखिए फ्रेंड्स ये, लेकिन ये जो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल ये लेकिन सबका कॉमन है। उसके बाद क्या आता है, कॉलोनी यूनिट, ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोब्लास्ट, माइलोसाइट, न्यूट्रोफिल। देखिए फ्रेंड्स ये जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल का पहला स्टेज क्या था, प्रीवियस स्टेज क्या था, माइलोब्लास्ट, माइलोसाइट। तो ये माइलोसाइट और ये जो न्यूट्रोफिल का प्रीकॉर्सर सेल क्या है, ये जो माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट से क्या होता है, न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये है न्यूट्रोफिल का प्रीकॉर्सर सेल। उसके बाद आते हैं न्यूट्रोफिल का फंक्शन। न्यूट्रोफिल का क्या क्या फंक्शन है, न्यूट्रोफिल फंक्शन है, न्यूट्रोफिल का तो बहुत बड़ा उसके क्राउन है। क्राउन क्या है, न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रोफिल को कहते हैं एक्ट इन एक्यूट इन्फेक्शन। ये क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन में बहुत बढ़िया काम करता है न्यूट्रोफिल। इसके बाद क्या होता है, न्यूट्रोफिल एक एक्यूट इन्फेक्शन में कैसे काम करता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारा डाइजेस्ट अंदर घुस जाता है तो क्या प्रॉम्प्ट वहाँ पर चला जाता है, वहाँ पर जाके फैगोसाइटिस करके वो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल के अंदर क्या क्या है, लाइसोसोम है, प्रोटियोलाइटिक, अमाइलोलाइटिक एंड लाइपोलाइटिक एंजाइम है। ये क्या करता है, वो जो बैक्टीरिया, वो जो डाइजेस्ट किया है, फैगोसाइट किया है, वो फैगोसाइट करने के बाद क्या है, वो बैक्टीरिया को वो पूरा डाइजेस्ट कर लेता है। तो न्यूट्रोफिल क्या करता है फ्रेंड्स, एक तो पिक्चर के माफी का अगर याद रखिएगा तो वो समझ आ जाएगा। न्यूट्रोफिल क्या करता है, पहले अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारा बॉडी के अंदर जाता है तो क्या है, न्यूट्रोफिल पहले वहाँ पर जाता है, जाने के बाद क्या वो फैगोसाइटिस करता है, फैगोसाइटिस करने के बाद क्या हो, उसके अंदर न्यूट्रोफिल के अंदर जो वेराइटीज एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक, अमाइलोलाइटिक, लाइपोलाइटिक, जो ए एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, वो जो बैक्टीरिया है और जो वायरस है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, हाइड्रोलाइज करके उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे, न्यूट्रोफिल के क्या कहेंगे। न्यूट्रोफिल का पहले प्रीकॉर्सर सेल क्या है, माइलोब्लास्ट। न्यूट्रोफिल का प्रीकॉर्सर सेल माइलोब्लास्ट। न्यूट्रोफिल का फंक्शन हम लोग क्या देखा है, न्यूट्रोफिल क्या काम करता है, न्यूट्रोफिल काम करता है एक्यूट फेज में, एक्यूट इन्फेक्शन बहुत बढ़िया काम करता है, और ये बैक्टीरिया वायरस को जो फॉरेन बॉडी है उसको फैगोसाइट कर लेता है। इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है न्यूट्रोफिल का, इओसिनोफिल का फंक्शन, नॉर्मल रेंज, इसके बारे में। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है, अगर हम लोग डिफरेंशियल काउंट करेंगे, मतलब 100 WBC का अंदर कितना इओसिनोफिल रहता है, तो वो है नॉर्मल रेंज 1 to 4%। एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट के अंदर इओसिनोफिल कितना रहेंगे, मतलब इओसिनोफिल का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग जानेंगे, हमारा बॉडी में नॉर्मल कितना रहता है, 50 से 450 450 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इओसिनोफिलिया किसको कहते हैं, अगर ब्लड एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट अगर 500 क्यूबिक मिलीमीटर, 500 मोर देन 500 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड से ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इओसिनोफिलिया। फ्रेंड्स ध्यान में दीजिएगा, इओसिनोफिलिया, इओसिनोपेनिया, ये हम लोग लेबोरेटरी में ये जो बहुत बढ़िया टर्म है, ये
अक्सर हम लोगों को सुनना पड़ता है, ईओसिनोफिलिया कौन है, यूस्लोपेनिया कौन है, डॉक्टर हम लोगों का साथ बोलेगा जी उसको ईओसिनोफिलिया हो। तो अगर हम लोगों को इसमें ध्यान नहीं देंगे तो वो वर्ड के बारे में हम लोग पता नहीं चलेगा। इसके बाद आता है क्या, ईओसिनोपेनिया। ईओसिनोपेनिया क्या है, अगर हम लोगों को अगर हो जब टोटल ईओसिनोफिल काउंट लेस देन 50 क्यूबिक पर ब्लड होगा तो हम लोग उस टाइम उसको कहेंगे, वो कंडीशन को कहेंगे ईओसिनोपेनिया। फिलिया मतलब ज़्यादा, पेनिया मतलब कम। ईओसिनोफिल का काम फंक्शन क्या है, ईओसिनोफिल क्या है, ये क्या करता है, एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन में ये बहुत बढ़िया काम करता है। ये पहले एलर्जिक इन्फेक्शन में ये बढ़ जाता है हमारा डीसी में। अगर डीसी में हम लोगों को जो एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा तो हम लोग समझ जाएगा जो ईओसिनोफिल बढ़ जाएगा। ईओसिनोफिल क्या करता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी जो हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। और एक तो काम क्या करते हैं, ईओसिनोफिल के अंदर एक तो प्रोटीन है, इसको प्रोटीन का नाम क्या है, मेजर बेसिक प्रोटीन। ये मेजर बेसिक प्रोटीन क्या करता है, ये जो लार्वल पैरासाइट हमारा बॉडी के अंदर घुस जाता है व बॉडी के अंदर रहता है, ये लार्वल पैरासाइट के क्या करता है, ये जो बेसिक मेजर प्रोटीन ये डिस्ट्रॉय कर देता है। देख फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, ये जो लार्वल पैरासाइट डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा WBC एलिमेंट काम करता है, ये न्यूट्रोफिल। देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल भी काम करता है, फैगोसाइटिस करता है, ईओसिनोफिल भी करता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली ये जो ईओसिनोफिल है, ईओसिनोफिल लार्वल पैरासाइट एवं एलर्जिक रिएक्शन में एक काम आता है, एक काम करता है, इसके अगेंस्ट में काम करता है। और न्यूट्रोफिल क्या करता था, न्यूट्रोफिल करता था एक्यूट इन्फेक्शन में। इसके बाद आता है क्या, बेसोफिल। तो फ्रेंड्स देखिए, बेसोफिल का पिक्चर ऐसा होगा, बेसोफिल का एक तो मेटालिक कलर रहेगा, तो ये है बेसोफिल। तो बेसोफिल के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं, बेसोफिल के बारे में जानते हैं। बेसोफिल का स्टेज है क्या, प्लुरोपोटेन स्टेम सेल, कॉमिटेड स्टेम सेल, प्लुरोपोटेन सेल, बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट, बेसोफिल। तो बेसोफिल का किया है, प्रीकॉर्सर सेल कौन सा है फ्रेंड्स, बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट। ये चीज़ ध्यान में दीजिएगा, बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट है बेसोफिल का हमारा प्रीकॉर्सर सेल। और WBC का प्रीकॉर्सर सेल क्या है, प्लुरोपोटेन स्टेम सेल व टोटोपोटेन स्टेम सेल। इसके बाद क्या आता है, बेसोफिल का फंक्शन। बेसोफिल के अंदर क्या रहता है, हिस्टामिन, सेरोटिन एंड हेपारिन, ये जो केमिकल रहता है, ये केमिकल क्या करता है इन्फ्लेमेशन के टाइम में क्या है, अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उस टाइम क्या होता है, हिस्टामिन एंड सेरोटिन वहाँ पर जाके क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन को वो डैमेज कर देता है। और एक तो क्या है, बेसोफिल के अंदर क्या रहता है, हेपारिन है। हेपारिन क्या करता है, एंटीकोगुलेंट का काम करता है। तो फ्रेंड्स, तो ये हेपारिन कहाँ से सीक्रेट होता है, हेपारिन सीक्रेट होता है बेसोफिल से। और क्या है, बेसोफिल और क्या ऐसे काम करता है, बेसोफिल के अंदर क्या है, हिस्टामिन एंड सेरोटिन, ये जो केमिकल रहता है, ये जो एंजाइम रहता है, ये एंजाइम क्या करता है, ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन क्या करता है, हिस्टामिन एंड क्या सेरोटिन वहाँ पर जाता है, जाके वो डैमेज कर देते हैं वो इन्फ्लेमेशन का। तो बेसोफिल का फंक्शन बहुत दो गो फंक्शन है, एक तो है एंटीकोगुलेंट का काम करना और एक तो काम है वो इन्फ्लेमेशन का इनहिबिट करना। इसके बाद आता है फ्रेंड्स मोनोसाइट। फ्रेंड्स देखिए, मोनोसाइट यहाँ पर एक किडनी शेप्ड होगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये देखिए किडनी शेप, ये हम लोगों को ध्यान में ये पिक्चर होना चाहिए। ये है मोनोसाइट का पिक्चर। तो चलिए मोनोसाइट का डेवलपमेंट का स्टेज देखते हैं। प्लुरोपोटेन स्टेम सेल, कॉमिटेड सेल, प्रोजेनिटर सेल, उसके बाद आता है कॉलोनिफॉर्मिंग यूनिट, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट, मोनोसाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, तो मोनोसाइट का क्या है, प्रोजेनिटर सेल क्या है, मोनोब्लास्ट, ये है मोनोब्लास्ट है मोनोसाइट का प्रोजेनिटर सेल। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है मोनोसाइट का फंक्शन। मोनोब्लास्ट है, ये देखिए एक तो पॉइंट है, मोनोसाइट है, मोनोब्लास्ट है मोनोसाइट का प्रीकॉर्सर सेल। मोनोसाइटोसिस क्या है, मोनोसाइटोसिस है व्हेन मोनोसाइट काउंट इज हाई। कैसे होता है, अगर कालाजार इन्फेक्शन होता है तो मोनोसाइट हम लोगों को हाई हो जाता है काउंट।
फ्रेंड्स मोनोसाइट का देखिए फंक्शन कैसे फंक्शन होता है, फंक्शन करता है मोनोसाइट क्या करता है, जो हम लोगों का जो सर्कुलेशन में तो सर्कुलेशन से बाहर आता है, बाहर आने के बाद क्या होता है वो मैक्रोफाज हो जाता है, टिश्यू के अंदर जब चला जाता है वो मैक्रोफाज होता है। मैक्रोफाज होने के बाद क्या करता है, ये जो क्रोनिक इन्फेक्शन करता है हम लोगों को, मतलब क्रोनिक मतलब बहुत दिन से चलेगा जो इन्फेक्शन, मतलब है टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कालाजार, इस टाइम क्या होता है ये जाके वो सब जो बैक्टीरिया वायरस घुसा है अंदर घुसा है उसको अगेंस्ट में वो काम करता है, मतलब उसको वो फैगोसाइटिस करता है। और क्या होता है ये जो मैक्रोफाजेज गठन हुआ है, मैक्रोफाजेज मिल जाएंगे, 2-3 मैक्रोफाजेज जब एक साथ मिल जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा वो जाइंट सेल प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगा। जाइंट सेल, ये जो जाइंट सेल है ये जाइंट सेल है, जाइंट सेल क्या है वो जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल का फैगोसाइटिस कर लेता है। तो फ्रेंड्स ये जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट का फंक्शन यही है। इसके बाद आता है लिम्फोसाइट। तो फ्रेंड्स देखिए लिम्फोसाइट ऐसा देखने का होता है। लिम्फोसाइट 2 टाइप का होता है, एक तो लार्ज लिम्फोसाइट, एक तो स्मॉल लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए लिम्फोसाइट मॉर्फोलॉजिकली एक तो कैटेगरी होता है, फंक्शन इलेक्ट्रो कैटेगरी होती है। मॉर्फोलॉजिकली देखिए एक तो लार्ज है, एक तो स्मॉल है। तो वही मॉर्फोलॉजिकली क्या है, लार्ज है और स्मॉल है, एंड फंक्शनली क्या होता है टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कहाँ से प्रोडक्शन होता है, उसका प्रोजेनिटर सेल क्या है, थाइमस, और बी लिम्फोसाइट कहाँ से प्रोडक्शन होता है, बार्सा ऑफ फैब्रिकस। हमारा बॉडी में 70% क्या रहता है, 70% क्या रहता है, 70% रहता है टी लिम्फोसाइट एंड अदर रहता है बी लिम्फोसाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम में आता है टी लिम्फोसाइट कितना परसेंट है, बी लिम्फोसाइट कितना परसेंट है। टी लिम्फोसाइट है 70% एंड बी लिम्फोसाइट है 30%। और क्या है, टी लिम्फोसाइट कहाँ से प्रोडक्शन होता है, थाइमस से, और बी लिम्फोसाइट कहाँ से होता है, बार्सा ऑफ फैब्रिकस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को 2-3 को पॉइंट याद रखना पड़ेगा। एक तो है मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन, फंक्शनली क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी मतलब है वो छोटा बड़ा कितना है, देखने से कैसा है वो है, और फंक्शनली मतलब वो कैसा कैसा कौन सा फंक्शन करता है। फंक्शनली है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी मतलब थाइमस, बी मतलब है बार्सा ऑफ फैब्रिकस। टी लिम्फोसाइट कितना परसेंट हमारा बॉडी में रहता है, 70%, और बी लिम्फोसाइट है 30%। इसके बाद आता है लिम्फोसाइट का फंक्शन। लिम्फोसाइटोसिस कौन सा स्टेज में हम लोग लिम्फोसाइटोसिस कहेंगे, डिफरेंशियल काउंट में जब लिम्फोसाइट हाई होगा तो उस टाइम हम लोगों को बोलना पड़ेगा लिम्फोसाइटोसिस। वो मेडिकली टर्म है लिम्फोसाइटोसिस। तो वो जो मेडिकल कंडीशन है, कौन सा कंडीशन में होता है, एंटेरिक फीवर और मलेरिया, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में लिम्फोसाइट बढ़ जाता है। तो फंक्शन क्या करता है, और जो फ्रेंड बोला है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट मतलब थाइमस से प्रोडक्शन होता है, बी लिम्फोसाइट मतलब बार्सा ऑफ फैब्रिकस से प्रोडक्शन होता है। तो वो जो बी लिम्फोसाइट क्या काम करता है, बी लिम्फोसाइट क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा सेल में। फ्रेंड्स ये ध्यान में दीजिएगा, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या करते हैं प्लाज्मा सेल, क्या करते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है। हमारा बॉडी में क्या करता है, ये बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है। तो फ्रेंड्स ये पर एग्जाम में आता है एंटीबॉडी इम्यूनिटी कौन सा लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, वो जो थाइमस से जो प्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, वो करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसके भी काम आ जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो इम्यून सिस्टम है वहाँ पर भी ये काम में आ जाएगा, और बहुत सारे एग्जाम में भी आता है। तो फ्रेंड्स बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है, और टी लिम्फोसाइट बनाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके बाद आता है थ्रोम्बोपोइसिस। इसके बाद आता है थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस मतलब क्या है फ्रेंड्स, थ्रोम्बोपोइसिस मतलब है प्लेटलेट प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन को कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। तो प्लेटलेट देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा छोटा प्लेटलेट्स है हमारा ब्लड में रहता है। प्लेटलेट्स के काम, वो क्या काम करते हैं, वो उसका नॉर्मल रेंज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए थ्रोम्बोपोइसिस क्या है, थ्रोम्बोपोइसिस है प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट और थ्रोम्बोपोइसिस है, ये थ्रोम्बोपोइसिस का क्या है, प्रिकॉर्सर सेल कौन सा है, मेगाकैरियोसाइट। बोन मैरो के अंदर जो मेगाकैरियोसाइट रहता है वो है इसका प्रिकॉर्सर सेल।
फिर देखिए थ्रोम्बोपाइसिस कैसे होता है। थ्रोम्बोपाइसिस के मेगाकैरियोसाइट जो प्रिकॉशनर सेल है वो उसका क्या है, साइनॉइड्स रहता है, वो बोन मैरो के वो इनसाइड चला जाता है। उसके बाद क्या है, वो जो मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट होता है। तो ये जो फ्लो चार्ट में हम देखा है, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, कॉमिटेड स्टेम सेल, प्रोजेनिटर सेल, क्लोरोफॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट, ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट ছিল, वहाँ से मोनोसाइट होता है, मेगाकैरियोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट, एमीबा लाइक मूवमेंट, देखिए ऐसा। उसके बाद ये जो प्लेटलेट होता है, तो ये जो प्लेटलेट का प्रीकॉर्सर सेल है, प्लेटलेट का प्रीकॉर्सर सेल है मेगाकैरियोसाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लेटलेट का प्रीकॉर्सर सेल है मेगाकैरियोसाइट। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना पड़ेगा प्लेटलेट का प्रीकॉर्सर सेल कौन है, मेगाकैरियोसाइट। उसके बाद आता है ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है, मतलब प्लेटलेट है, प्लेटलेट का लाइफ स्पैन क्या है, नॉर्मल लेंथ कितना है, फंक्शन क्या है। तो थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट का लाइफ स्पैन है 7 से 14 डेज। नॉर्मल लेंथ क्या है, 1.5 लाख से 4.5 लाख क्यूबिक मिलीमीटर पर ml ऑफ ब्लड, मतलब 1 ml ब्लड में इतना रहता है। तो मतलब ये क्या करता है, ये मेनली करता है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं, मेनली ब्लड क्लॉट करता है। थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन, थ्रोम्बोसाइट को जो बढ़ने और कमने का जो टर्म है क्या कहता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये हम लोगों को जानना पड़ेगा, ये हम लोगों को खूब बहुत दरकार है। जब काउंट थ्रोम्बोसाइट काउंट मतलब ये जो टोटल काउंट जब कम हो जाएगा, तब वो कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, वो कंडीशन को कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कैसे होता है, परफ्यूरा में होता है, जहाँ पर कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या है, जब हमारा ये जो काउंट है, ये जो टोटल काउंट जब बढ़ जाएगा, काउंट हाई हो जाएगा, तो उस टाइम हम लोगों को कहना होगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। माने ये सर्जिकल ऑपरेशन होने के बाद और चिल्ड्रन बात होने के बाद हम लोगों को एक कंडीशन होता है। तो फ्रेंड्स ये है टोटल हेमाटोपोइसिस। तो फ्रेंड्स थैंक यू।